नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ रुके थे, एक्टिव फॉल्ट्स पे बात कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि ये क्यों ज़रूरी है, और इस तरह की जो मैपिंग है वो इंडिया में किस स्तर पे हो रही है उस पे भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बता देता हूँ मैं कि इंडिया में हिमालय, कच्छ, ये दो रीजन हैं जहाँ पे अभी मैपिंग शुरू की। पिछले 5 वर्ष से मैपिंग की जा रही है और अभी कुछ एक बुकलेट हम लोग निकाल रहे हैं, एटलस जिसको कहते हैं, एटलस निकालेंगे एक्टिव फॉल्ट्स पे। और वो नेपाल की बॉर्डर जो है हमारी इंडिया और नेपाल के बीच, वहाँ से लेके हमने जम्मू तक की ये तैयार की है करके, जिसमें जो भी आज तक की रिसर्च हुई है और जो भी नए फॉल्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसको हमने उसमें मार्क किया है करके और मैपिंग की है उसकी। तो ये जैसे हमने पिछली बार जो समझा कि एक्टिव फॉल्ट जो होता है वो मतलब अगर पिछले 10,000 वर्ष में एक्टिव रहा है, उस पर कोई एक्टिविटी दिखती है, और ये तो जो हम लोग स्टडीज़ करते हैं एंशिएंट अर्थक्वेक्स के सिग्नेचर्स ढूंढने की, उससे पता चलता है। तो अगर वो एक्टिव रहा है, उसमें कोई ऐसे अवशेष हैं, तो फिर हम उसको एक्टिव फॉल्ट की कैटेगरी में डालेंगे करके। और जी मैंने एक जो ऊपर फोटोग्राफ है टॉप पे, वो भी आप देख सकते हैं कि वो एक स्कार्प बना है। तो ये हमारा जो है ये फॉल्ट स्कार्प है आपका। सो ये फॉल्ट स्कार्प हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सैटेलाइट डेटा से, और उसके बाद इसमें ट्रेंच करके इसका सेक्शन देखते हैं करके। तो एक्टिव फॉल्ट आपका 10,000 वर्ष में अगर कोई एक्टिविटी है तो वो हम लोग उसमें कैटेगराइज करेंगे, और इसी की बेसिस पे हम लोग ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले वर्षों में उस पर भूकंप आएगा। जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर में बात की कि रिकरेंस और इस पर बात होती है करके, और ये कंसिडर किया जाता है कि ये इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं वो बड़े भूकंप पैदा करेंगे फ्यूचर में। तो इसीलिए ये अगर हम लोग जो बात करते हैं, वैसे तो तमाम हज़ार्ड हैं, लेकिन अर्थक्वेक से रिलेटेड हज़ार्ड की बात करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत खतरा है। और आपने देखा भी है कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है कुछ कि कितने लोग मरते हैं इसमें करके। तो बचाव का कम से कम समय मिलता है, और वो सब बातें जो हमने की हैं करके इसमें। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ें देखते हैं, और फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये जैसे मैंने कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट होता है और तो सरफेस पे मैनिफेस्टेशन कैसे दिखता है करके, तो ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है जिसमें आप देखेंगे तो ये लाइन है आपका, ये दोनों सेडिमेंट्री लेयर्स हैं या रॉक्स हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये आपका मान लीजिए कि हम लोग इसको कहते हैं ए, तो ये आपका ए बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका बी, ये आपका बी है। ये एक से लेयर है, लेकिन ये इसकी अलोंग जो है ये फॉल्ट प्लेन है आपका, क्योंकि हम लोग ये सेक्शन देख रहे हैं, तो इसकी अलोंग ये डिस्प्लेस हुआ है पूरा। तो ये आपका जो हम लोग बात की है नेट डिस्प्लेसमेंट और उसकी सब बात कर रहे थे करके, अब जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पोर्शन ऊपर गया, तो दैट मीन्स ये रिवर्स फॉल्ट है हमारा करके। और रिवर्स फॉल्ट और ये टोपोग्राफी आप देखते हैं, तो ये टोपोग्राफी बनी है आपकी। तो इस तरह की जो हैं हम लोग सिग्नेचर जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं। और फॉल्ट लाइन अगर सरफेस पे आएगा तो फिर ये हमारा यहाँ पे, मतलब अगर 3D हम लोग बनाते हैं इसको, तो ये आपकी सरफेस पे फॉल्ट लाइन जाएगी यहाँ पे। अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये काम जो है, ये फोटोग्राफ जो है गुजरात से है, कच्छ से है। और 2001 का जो भूकंप आया उसके बाद जो जीएसडीए ने काम, हमने जीएसडीए के साथ काम किया, गुजरात स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये किया कि एक बफर ज़ोन दे दिया कि ये बफर ज़ोन है, इस बफर ज़ोन में आधा किलोमीटर फॉल्ट की, मतलब हम लोग ये ले लें कि ये फॉल्ट है, तो हाफ किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे और हाफ किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ये एक हमने शॉर्ट ऑफ एन बफर जोन दे दिया और एक्टिव फॉल्ट जो है वो मार्क करके दिया है करके। तो ये काफ़ी अच्छी गुजरात गवर्नमेंट जो है उनका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो जिस तरह से पूरे देश भर में इस तरह का काम होना चाहिए, और अभी देश भर में हो रहा है करके इस तरह का काम।
अब आते हैं कुछ चीज़ें देख लें। मैंने जैसे कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि 1995 का 1995 का जो कोबे का अर्थक्वेक था, उसकी क्या कहानी है करके। तो ये अर्थक्वेक आया और उसके बाद जो है जापान में जिस तरह की मतलब एक कह सकते हैं कि क्रांति आ गई। वो क्रांति आई आपके एक्टिव फॉल्ट मैपिंग में, और उन्होंने सारे मैप एक्टिव फॉल्ट मैप कर लिए। यानी अगर आज हम लोग देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका 20 वर्ष हो गए, इसको ऊपर हो गए उससे। तो ये इन्होंने बहुत ही तेज़ी से काम किया वहाँ पे, और हालाँकि एरिया इतना बड़ा नहीं है जितना हमारे देश का है, तो उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तो एक चीज़ और भी थी इनकी कि पब्लिक अवेयरनेस का क्या किया जाए करके, कैसे लोगों को समझाया जाए कि भाई भूकंप, हम जो हैं ये भूकंप प्रेरित देश है और यहाँ पे भूकंप आएंगे, भूकंप से हम लोग बच नहीं सकते, भूकंप के साथ ही हमको जीना है करके। तो ये डिसाइड किया गया कि और गवर्नमेंट से बात हुई कि भाई ये जो सरफेस पे रप्चर है, ये रप्चर है इसका, ये सरफेस रप्चर है आपका 1995 का। तो ये सरफेस रप्चर है, और तो उन्होंने कहा कि भाई इसको क्यों ना हम प्रिजर्व करें, और इसको प्रिजर्व करने के साथ साथ इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जाए, और ये लोगों को बताएं कि भाई अर्थक्वेक जब आता है तो जो ज़मीन की सतहें हैं वो किस तरह से टूटती है। हालांकि ये लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया ही था, कोबे काफ़ी डैमेजिंग अर्थक्वेक रहा उस समय का, तो इन्होंने इस चीज़ को प्रिजर्व किया करके। तो उसमें जो है ये पूरा एरिया जो है आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक, ये घर भी वो म्यूज़ियम का पार्ट बना दिया गया है, क्योंकि घर में भी डैमेज हुआ था। अभी मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। और ये पूरा एरिया जो था ये रप्चर है आपका, और रप्चर इतना ही नहीं है, एक्सटेंड किया था, काफ़ी लंबा रप्चर था। तो इसको इन्होंने प्रिजर्व किया एक म्यूज़ियम के उसमें। तो ये एक म्यूज़ियम है, और ये वाला जो पार्ट है ये घर का पिछला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा अगले फ़ोटोग्राफ में देख रहे हैं, और ये पूरा जो एरिया था उसको म्यूज़ियम में डाल दिया। तो ये आपका म्यूज़ियम है आपका घर के। अब म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं तो ये घर में घर जो था वो बिल्कुल उसके करीब में था। हालाँकि घर में जो यूटेंसिल्स थे वो तो गिरे और कुछ अंदर नुकसान हुआ, लेकिन घर की बिल्डिंग को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये बनाया उस तरह से गया था। हालाँकि ये नहीं पता था इनको कि ये फ़ॉल्ट जो है वो यहाँ से गुज़रता है, क्योंकि ये दीवार भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल डिस्प्लेस हुई है, और ये जो फॉल्ट था उसमें ऑब्लिक स्लिप हुआ था, जो हमने बात की थी करके उसकी। तो कोबे अर्थक्वेक जो आया वो जापानीज़ रीजन कंट्री में आया था और जापान में आया था, और यहाँ पे इन जो सबडक्शन हो रहा है ये बड़ा ख़तरनाक वाला है, क्योंकि एक प्लेट जो है फिलिपाइन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और फिर आपकी पैसिफिक प्लेट है वो फिलिपाइन के नीचे जा रही है करके, और यहाँ पे भी आपका ये एरिया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ सबडक्शन हो रहा है। तो ये काफ़ी तगड़ा यहाँ पे जोड़ है, और काफ़ी प्लेट्स जो हैं वो इंटरैक्ट करती है यहाँ पे। तो यहाँ ये पूरा देश जो है, ये पूरी श्रृंखला है आइलैंड्स की, काफ़ी अर्थक्वेक के हमेशा चपेट में रहती है, और सुनामीज़ भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे आने में। तो ये अर्थक्वेक जो आया था ये कोबे में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, हालांकि वहाँ पे एपिसेंटर नहीं था, एपिसेंटर कहीं और था, और ओसाका में भी हुआ। ये अवाजी आइलैंड एक करके है, वहाँ पे ये रप्चर आपका मिला। तो कोबे से दूर था भूकंप इसका, और जो रप्चर प्रोपोगेट किया वो दोनों डायरेक्शन में किया, मतलब ये ऐसे भी किया और ये ऐसे भी आया करके। तो वो जो हम आपको दिखा रहे हैं म्यूज़ियम वाला पार्ट जो है, वो अवाजी आइलैंड में उन्होंने प्रिजर्व किया है। कोबे में सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे जो आपका लिक्वेफैक्शन की वजह से ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ। अब आप देखें तो ये अवाजी आइलैंड और कोबे जो ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है, इसको कनेक्ट करता एक ब्रिज है यहाँ पे, उसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं करके। तो वो ब्रिज को भी इसने अफेक्ट किया यहाँ पे जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका करके। तो इसको कहते हैं नोजीमा फॉल्ट, इसका नाम है नोजीमा फॉल्ट है। तो ये एक ब्रिज था जहाँ पे जिसके बिल्कुल नीचे से वो फॉल्ट निकला है, तो इसने इसको डिस्टर्ब किया था करके। और करीब-करीब मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये जब स्लाइड्स मिलेगी आप देख लेना, क्योंकि हम लोगों को आगे भी और कुछ काफ़ी कुछ कवर करना है। इसमें लोग मरे थे,
ऐसा नहीं था कि सेफ रहे और लोग इसमें मरे नहीं, लेकिन इतनी संख्या नहीं थी। लेकिन दूसरी जो आप नंबर देखेंगे, संख्या देखेंगे, करीब-करीब 1 लाख घर थे वो डैमेज हुए। और इसका रीज़न एक और रहा था कि ये अर्थक्वेक जो था ये शाम के वक़्त हुआ और फायर की वजह से घर में सारे गैस जल चुके थे और चूल्हे जले हुए थे, खाना बन रहा था करके, और तब ये भूकंप आया और इस वजह से घरों में आग काफ़ी लगी। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि हमारा भूकंप तो आएगा, हमारे हमको हमको वो चपेट में लेगा, कब आएगा ये नहीं पता। सुबह आएगा, शाम को आएगा, कब आएगा पता नहीं है करके। वर्षा हो रही है तब आएगा, या तो सूखा पड़ा है तब आएगा, या तो गर्मियों में आएगा, या तो बारिश की सीज़न में आएगा। तो ये भी हमें नहीं पता है करके। लेकिन जापानीज़ लोगों ने इससे कुछ सीखा और अभी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उन लोगों ने ये सिस्टम कर दिया। एक तो इनका सिस्टम है कि जैसे ही भूकंप आता है, इनकी जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, जो बुलेट ट्रेन जो कि हमारे यहाँ पे भी लाने वाले हैं करके, वही लोग कर रहे हैं करके, शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन है, तो वो ट्रेन तुरंत बंद हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं करके, क्योंकि आप गति में हैं, एक्सेलरेशन में हैं, तो आपको और नुकसान हो सकता है। सारी जो मेट्रोस हैं वो भी बंद हो जाएंगी आपकी। अब घरों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि घर हो सकता है कि वो चपेट में, तो इनकी गैस सप्लाई जो है घरों में वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगी करके। तो ये एक उन्होंने वो निकाला है कि भाई आपका जो किसी भी समय भूकंप आता है, लेकिन उसके लिए हमारी एक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए बचाव कार्य के लिए करके। तो ये जो है ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सीखी 1995 में। और ये वाली ब्रिज का बाद में कर रहा था जो कि आपका डिस्प्लेस हुआ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था उस समय। इसका जो एक कॉलम है वो डिस्प्लेस हुआ था। अब कुछ एविडेंस देखते हैं हमारे मतलब कोबे में क्या क्या हुआ था ये करके। ये तस्वीर जो है सैटेलाइट की बिफोर एंड आफ्टर की बात करती है करके। तो कोबे में काफ़ी मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी तरक्की कर चुके थे, फ्लाईओवर्स बनते थे उनके यहाँ पे, बहुत कुछ हो चुका था करके। फ्लाईओवर्स हमारे देश में अभी कुछ वर्षों से आए हैं, लेकिन वहाँ पे तो बहुत 1995 में आपके फ्लाईओवर्स थे, लेकिन वो फ्लाईओवर्स सारे फेल करे, मैक्सिमम फ्लाईओवर्स उनके फेल किए। तो इससे भी वो काफ़ी सीखे। उसके बाद कुछ फ्लाईओवर्स जो बचे थे उसको रिट्रोफिट किया गया, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इसको रिट्रोफिट कर रहे हैं ये लोग करके, और उससे अच्छे से वापस निर्माण किया गया करके। तो ये इन्होंने इससे काफ़ी कुछ सीखा। अब जो रप्चर होता है, सरफेस रप्चर, आप देखेंगे इसका एविडेंस यहाँ पे इस तरह से है करके। और ये कोबे के अवाजी आइलैंड में ही हैं ये सारे, हुआ था ये ज़्यादा वहाँ पे, बहुत ही क्लियर उसका सरफेस रप्चर था। तो हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे टेक्निक्स की और इसकी जियोलॉजी का, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कि किस तरह की ज़मीन जो है, कि ज़मीन की सतहें जो हैं वो आपकी टूटती हैं और उठती हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा आपका, आप देख सकते हैं ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है काफ़ी ऊंचे तक यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था। अगर मान लो कि इसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है तो क्या होगा करके, ये भी आप देखेंगे कि ये एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें इसकी जो बाउंड्री थी पहले यहाँ थी इसकी, लेकिन अब ये डिस्प्लेस हो गया है पूरा यहाँ पे इसके अलॉन्ग। तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका यहाँ पे। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे, और जो डिस्टर्बेंस है सरफेस पे वो आपको देखने को मिलेगा करके। तो ये जैसे मैंने बताया दूसरी तस्वीर है, तो ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि स्ट्राइक स्लिप जो फॉल्ट होता है, तो ये भी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की फॉल्टिंग होगी, जहाँ पे भी है वो किस टाइप की फॉल्टिंग होगी। तो हम लोगों ने भी जो मैप बनाए हैं इंडिया में, तो उसमें बताया है कि क्या थ्रस्ट फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट है या स्ट्राइक स्लिप है। अब यहाँ पे आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, और मैंने कहा था जो बिगनिंग में कि ये ऑब्लिक स्लिप हो रहा है करके। तो यहाँ पे आपका ये लैंड इस तरफ भी मूव किया है और ये ऊपर भी मूव किया है करके, और ये इसके दो पियर्सिंग पॉइंट्स हैं करके। ये साथ में थे लेकिन अब ये उठ के ऊपर गया है करके। तो जैसे मैंने कहा कि इन लोगों ने काफ़ी
मतलब कोशिश की और ये कोशिश इनकी काम आई कि इसको हम लोग जो है एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जाए और इसको लोगों तक पहुंचाया जाए करके। तो आज भी ये एक बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है और हर वर्ष जो है जिस समय ये भूकंप हुआ था उस समय लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और जो लोग इसमें मरे थे उनके लिए प्रार्थना करते हैं करके। तो ये एक अच्छी वो है ताकि ये उस इवेंट को भूलने नहीं देते हैं करके, याद रखते हैं। लेकिन उससे सीखा हुआ जो भी है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को अफेक्ट हो। जो हम लोग सबने सबसे पहले जो बात की थी कि द मेन एम इज़ टू मिनिमाइज द रिस्क एक्चुअली। हज़ार से आप बच नहीं पाओगे लेकिन रिस्क आप कम करोगे। तो ये आप देखते हैं, देखोगे कि ये कंपाउंड वॉल है, ये आपका पूरा इस तरह से शिफ्ट हुआ है करके। तो ये फॉल्ट जो है वो यहाँ से जा रहा है, ये फॉल्ट लाइन है आपकी और ये आपका हुआ है लेफ़्ट राइट लैटरल है आपका कुछ करके, ये राइट लैटरल फॉल्ट है। तो ये इसका क्लोज़अप है, इसका आप देख सकते हैं, क्लोज़अप इसी का वॉल का है करके। तो इन्होंने ये पूरा जो एरिया है जहाँ पे आपकी एक छोटा सा घर था, प्रॉब्ली घर ही है या तो मंदिर होगा, उसको आप भी प्रिजर्व किया और यहाँ पे ये फेंसिंग जो थी आपकी, यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, उसको भी इन्होंने प्रिजर्व किया है करके। और ये म्यूज़ियम है इसका आवाजी में, और ये म्यूज़ियम के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा सेक्शन बना के उसको उसमें उसकी यहाँ पे ग्लास लगा दिए हैं ताकि लोग उसको अच्छे से देख पाएँ कि द हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है उसमें कैसे दिखता है और प्लान व्यू में कैसे दिखता है फॉल्ट। और ये पूरा आप देखेंगे कि ये पूरा हिस्सा जो है इसका ये ऊपर गया है करके, तो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। तो ये आपका ये फॉल्ट प्लेन है करके। एनीवे हम लोग अब आगे चलते हैं। ये भी एक एविडेंस है जहाँ पे पियर्सिंग पॉइंट्स दिखाए गए कंपैरेटिवली कि जो शिफ्ट हो रहा है ऑरेंज ऑरेंज से अब मिड और ब्लू ब्लू से है करके। इन्होंने एक और अच्छी चीज़ की है यहाँ पे कि बच्चों को कैसे ये चीज़ें समझाई जाए। तो उन्होंने कुछ वीडियोस यहाँ प्ले करते हैं, प्लस उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए हैं जहाँ पे बच्चे अगर उसको उस मॉडल की जो उसमें प्रेस करेंगे तो फिर वो मॉडल आपका पूरा दिखाएगा कि किस तरह से ज़मीन टूट रही है और भूकंप का कुछ आवाज़ बनाई है उस तरह से करके। तो वो लेवल तक इन्होंने काम किया है इस पे करके। हालाँकि एक मूवी है यहाँ पे लेकिन अभी हम इसको प्ले नहीं करेंगे। तो ये इसके रप्चर को भी प्रिज़र्व किया है। अब ये है कि सॉइल जो है और मटेरियल जो है वो वेदर तो होगा, लेकिन उसको प्रिज़र्व करना है, तो उस पे भी रिसर्च किया है इन्होंने और उसको भी प्रिज़र्व करने की कोशिश की है कि कुछ केमिकल्स लगा के या तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करके इसी के अंदर। तो ये एक मैं बता रहा था जैसे कि इन्होंने अब अगर प्ले हो गया ये तो देख लीजिए करके, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है करके। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया है कि देखिए अब ये कैसे भूकंप आ रहा है और ये पूरा हिस्सा जो है ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे करके। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट में यहाँ पे ये पूरा जब भूकंप आया तो ये पूरा एरिया जो है, तो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया ताकि मतलब आम इंसान जो कि इस विषय के बाहर का है उसको भी समझ आएगा कि क्या हो रहा है करके। तो ये लेवल का जो है वो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि आउटरीच प्रोग्राम और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया गया करके। लेकिन जब अभी इस बार जो 2011 में सुनामी आया था, उसको कुछ लोग चाहते थे कि जो घरों के ऊपर बोट्स आके फँस गई थी क्योंकि सुनामी की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको प्रिज़र्व किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो एक बहुत ही गलत ये देगी। और जो इसमें तस्वीर जिनकी देख रहे हैं ये प्रोफ़ेसर नकाटा हैं हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के। इन्हीं का ये सुझाव था गवर्नमेंट को कि आप इस तरह से कुछ करिए ताकि लोगों लोगों तक ये सब बात पहुंच सके करके। और इन्होंने ही हमने जैसे बताया था कि हमारे देश में भी काम किया है और एक्टिव फॉल्ट पे काफ़ी किए ओके। तो कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने प्रिजर्व रखी हैं, उसको हटाई नहीं है अभी तक, ताकि लोग जो है उसको समझ सकें। ये नहीं कि डैमेज जो था उसको ज़्यादा हाईलाइट किया है। जो भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स थे जो डिस्प्लेस हुए थे उसको उन्होंने प्रिजर्व किया। ये भी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, सीढ़ियाँ जो हैं वो सीधी आनी चाहिए लेकिन ये पूरी खिसकी हुई है इस तरफ आपकी।
तो लिक्फेक्शन भी काफ़ी ज़ोर पे था। जैसे मैंने कहा कि लिक्फेक्शन वहाँ पे कोबे में ये है, लिक्फेक्शन का हम लोग बात करेंगे अगले उसमें, लेकिन लिक्फेक्शन की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था करके, क्योंकि इन लोगों के पास जो है एरिया बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो रिक्लेम्ड एरिया है, इनका कोस्टल जोन में है जो रिक्लेम्ड एरिया है। लैंडस्लाइड भी काफ़ी हुई थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी डैमेज रहा था। अब एक बात आती है कि हम लोग जो इस तरह की अगर सरफेस रप्चर्स होते हैं, वो सरफेस जैसे वो मॉडल में दिखाया कि वो पूरा हिस्सा ऊपर आ रहा है ज़मीन का, तो उसको अब यहाँ कोबे में तो प्रिजर्व कर दिया, लेकिन आम ज़िंदगी में अगर वो किसी एरिया से अगर वो रप्चर है, तो क्या हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके, उसको चिन्हित करके ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जापान में ये किया गया है कि जो भी इस तरह की फॉल्ट लाइंस हैं और जो भी इसके अवशेष हैं जो सरफेस पे दिखते हैं, वो भले किसी के खेत से निकल रहा हो या किसी के घर के आसपास से निकल रहा हो, उस पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगा। दूसरा कि वहाँ पे हर जगह पे एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है, तो आम पब्लिक भी अगर उस एरिया से गुजरती है, उस रोड से गुजरती है, टूरिस्ट है, कोई भी है, तो वो उसको पढ़ता है, वो जो साइन बोर्ड है पूरा, और उस पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा मॉन्यूमेंट के बारे में लिखा होता है कि भला फलां ने बनाया था, फलां ने बिगाड़ा था, उसके बाद क्या हुआ, ये कोई पूरा लिखा होता है वहाँ पे। तो इसी तरह से उन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं करके। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो कि हम इसको कहते हैं कि इंसान की जो याददाश्त है वो कितनी कम है करके। हालांकि ये एग्जाम्पल जो है, ये उदाहरण जो है वो जापान का ही है करके। तो 1800 ये 1891 में एक भूकंप आया था, नोबी अर्थक्वेक जिसको कहा गया था करके। तो वो नोबी अर्थक्वेक में ये फॉल्ट, क्योंकि फोटोग्राफ उस समय का है, ये फोटोग्राफ लिया गया था 1893 में करके। अब ये फोटोग्राफ में आप ये देख सकते हैं, ये फॉल्ट स्कार्प है आपका, ये फॉल्ट स्कार्प है। और यहाँ से क्या एक पतली सी सड़क आपको दिख रही है, वो निकल रही है यहाँ से, वो भी आपका डिस्प्लेस हुई है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें क्या हुआ, मतलब क्योंकि अब ये है कि डेवलपमेंट तो हर देश में हो रहा है करके, तो डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे रहा और कैसे हुआ ये देखते हैं करके। फिर ये था आपका 93 का, ये पुराना एक फोटोग्राफ है, उसी एरिया का है, 91 में 1891 में लिया गया था। और उसके बाद ये फोटोग्राफ लिया गया एक यहाँ पे सबके नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने लिया था, सीको, फिर यहाँ ओकाडा करके, ओकाडा ने 1969 में ये फ़ोटोग्राफ लिया, जबकि कलर फिल्म आ गई थी आपके पास तभी। ये रोड तो है, और ये कुछ आपको दिख रहा है, ये जो एरोज लगा रखे हैं, ये आपका रप्चर जा रहा है यहाँ से, ये पूरा एरिया जो है, ये आपका सॉरी यहाँ पे जो है ये आपका चल रहा है, वो यही ये सेम है, यही वाला एरिया है करके। और आप कुछ कुछ हिस्सा जो है इसका माउंटेन्स का देख सकते हैं, ये वाली रेंज जो है वो ये है आपकी, और ये पीछे जो आपको दिख रहा है वो ये है। तो ये फोटोग्राफ कुछ उसी एंगल से लेने की कोशिश की गई, और ये भी चाहते थे, समझना चाहते थे कि ये कैसे बदलाव आ रहा है और लोग इसमें क्या करने करके। अब और ये हो रहा है सारा 1995 के पहले की बात है करके। अब वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, 1974 में ओकाडा ने फिर से फ़ोटोग्राफ लिया वहाँ का, उसी एंगल से आप पिछला वाला फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं, ये वाला, और ये उसी एरिया का जो है इन्होंने फ़ोटोग्राफ फिर से लिया करके, जो पहले लिया था 1969 में, फिर 19 आपका 74 में लिया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ घर यहाँ पे बसने शुरू हुए, यहाँ पे बसे हैं घर पे। अब मज़ेदार बात यह है कि जब उन्होंने 1991 में फ़ोटोग्राफ लिया इस एरिया का, उसी एरिया का, आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी से। अब भैया यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट आ गया, और ये रेस्टोरेंट उसी के ऊपर बिठा दिया गया करके। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब हो रहा था 1995 कोबे अर्थक्वेक से पहले। तो लोगों में अवेयरनेस कम था, और बहुत जल्दी लोगों की याददाश्त ख़त्म हो जाती है। वो अर्थक्वेक जो था वो 1891 में आया था, और उसके बाद का ये सिलसिला चलता रहा करके। तो आप ये सोच सकते हैं कि उतने वर्षों में आपके लोगों ने उस पर कब्जा करना शुरू किया, और वो
एविडेंस जो था, जो सिग्नेचर थी, जो अवशेष था, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ फ्लैट कर दिया। जैसे ये एरिया में जो रोड है इससे क्रॉस हुई, इसको एरिया को खोद के उसको फ्लैट कर दिया और तो सीधा सीधा रोड बना दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं तब वहाँ पे भी हुई हैं, जापान में भी हुई हैं, और ये यहाँ पे भी हैं, देश में भी हुई हैं हमारे करके। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग उसके भी देखेंगे कि क्या हमारे पास वो जानकारी थी कि ये एक्टिव फॉल्ट है, या तो फिर हमने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन यहाँ पे ये हकीकत है कि ये इन्होंने नज़रअंदाज किया और उनकी अवेयरनेस की कमी भी थी, लोगों तक ये बात इतनी ठीक तरीके से पहुंचाई नहीं गई थी। कोबे के बाद जो है ये काफ़ी इसमें बदलाव आया। हालांकि कोबे के बाद एक और कहानी हम बताएंगे आपको कि कोबे जब अर्थक्वेक आया उससे पहले जो इनकी बुलेट ट्रेन थी उसका अलाइनमेंट जो है रेल ट्रैक का वो ऑलरेडी कर दिया गया था। अब जब भूकंप आ गया तब वो देखा गया कि भाई वो तो इसी को क्रॉस कर रहा है, तो अलाइनमेंट तो वो चेंज ही नहीं कर सकते। वो अलाइनमेंट चेंज करना यानी बहुत ही पैसा लगेगा उसमें। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जो पोर्शन में ये फॉल्ट क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए कि आपकी ये रेल ट्रैक है, ये आपकी रेल ट्रैक है, यहाँ से जा रही है और आपका जो फॉल्ट है वो यहाँ से गुजर रहा है, तो ये फॉल्ट है आपका। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये पोर्शन में जो है आप जो ब्रिज या तो जो कॉलम्स लगाएंगे वो कॉलम्स को इस तरह से लगाइए कि ये इसको विथस्टैंड कर सके करके। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें कंसिडर की है इन लोगों ने, वो कंस्ट्रक्शन करने में उन्होंने अलाइनमेंट चेंज नहीं किया करके। तो अब ये क्वेश्चन, ये तस्वीर हम हमेशा बताते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये पुरानी तस्वीर में ये रप्चर था, लेकिन अब क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं करके। तो ये चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये बात है कि रिवर्स फॉल्ट का है, जो कि जिसमें हमने बताया था कि हैंगिंग वॉल और थ्रस्ट फॉल्ट की बात है करके। और यहाँ पे ये वाला जो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हैंगिंग वॉल जो है वो ऊपर जा रही है और फुटफॉल के कंपैरिजन में आपका करके। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़्यादा देखेंगे कि अब हम आएंगे जो इंडिया वाले पार्ट में भी आ जाएंगे करके। तो इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या क्या फॉल्ट लाइंस हैं, और उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और क्या अभी तक का कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं इसमें क्योंकि हमको काफ़ी और टॉपिक्स भी बात करनी है। तो इस पे हम लोग जो है वो आपको बताएंगे कि हमारे देश में कितना काम हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं चंडीगढ़ के आसपास के, फिर आपके कांगड़ा के हैं, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।